ज़िंदगी में कामयाबी पाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। और चेल्सी इस वक्त प्रीमियर लीग के टेबल पे 10th पे बैठी है। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं? घटिया शेर था, मुझे पता है, घटिया शेर था। खैर, आज बात ऑब्वियसली मैं करने आया हूँ चेल्सी की सिचुएशन पे। चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का एक रिव्यू होगा और आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ टॉकिंग पॉइंट्स इन दिस मैच। और अगर देखा जाए तो चेल्सी की तरफ से बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। इन द फर्स्ट हाफ दे वर रियली रियली गुड। और आई थिंक यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रूर कह सकते हो कि मिडल ऑफ द पिच से ना चेल्सी ने कोई पेनिट्रेशन नहीं होने दी इन द फर्स्ट हाफ, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। लेकिन जैसे जैसे गेम खुलना शुरू हुई सेकंड हाफ के अंदर और सब्स्टिट्यूशंस की और सब्स्टिट्यूशंस के साथ प्ले को स्ट्रेच करने की कोशिश की, ओवरलोड्स क्रिएट करने की कोशिश की मैनचेस्टर सिटी और पेप गार्डियोला ने। तो आई थिंक पेप गार्डियोला का सेकंड हाफ में आई थिंक मास्टर क्लास था। फर्स्ट हाफ में इट वाज प्रिटी मच नेक टू नेक। और हमने देखा कि जो तीन सब्स्टिट्यूशंस थी, मारिस की, ग्रीलिश की एंड रिको लुइस की। व्हाट अ प्लेयर रिको लुइस इज़। भाई वो आया है और उसने गेम का टोटल टेम्पो चेंज कर दिया। तेज़ पासिंग, तेज़ डिसीजन मेकिंग, उसकी वजह से बर्नार्डो सिल्वा भी वाइड चला गया। उससे पहले वो 3-2-5 में आपको बर्नार्डो सिल्वा जो था वो डबल पिवट में नज़र आ रहा था, लेकिन वो फिर वाइड चला गया सेकंड हाफ में। और फिर राइट साइड से काफ़ी सारे अटैक्स आना शुरू हो गए बर्नार्डो सिल्वा के। सो आई थॉट इट वाज अ ग्रेट गेम टेक्टिकली। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेप गार्डियोला ने टेक्टिकल चेंजेस किए, उसने सिर्फ पर्सनल को बदला और पर्सनल को बदल के ही उसको वो रिज़ल्ट्स मिले। अगर आप देखो तो आप अगर जाओ कैंसेलो को हटा रहे हो और आप लेकर आ रहे हो अकांजी को, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी किस्म की चेंजेस हैं। और फिर आप रिको लुइस को लेकर आ रहे हो जिसका कोई अभी इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, 18 साल का वो लड़का है। अकेडमी से ना बहुत अच्छे मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स निकलना शुरू हो गए और जब पेप गार्डियोला जब भी जाएगा ना ही विल क्रिएट दैट लेगेसी। जो उसने एक लामासिया की लेगेसी बनाई थी बार्सिलोना के अंदर 2010-11 में, वो अभी फिर से मुझे लगता है वो उसको रिक्रिएट करने वाला है। आई रियली लव्ड द वे जो पासिंग पैटर्न्स थे, ख़ास तौर पे रिको लुइस का। दोबारा से मैं एक बार रीइटरेट करना चाहूँगा कि सब कुछ इसके थ्रू से फ़्लो हो रहा था। रिको विलियम्स जो था, एवरीथिंग वाज फ्लोइंग थ्रू हिम। इस पासिंग पैटर्न से भी आप देख सकते हो। तो ही वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल एंड ही इज़ द फाइंड ऑफ द ईयर फॉर मैनचेस्टर सिटी। सिटी की तो बेहतरीन गेम थी, लेकिन आई थॉट कि चेल्सी गेव अ रियली ब्रेव परफॉर्मेंस बिकॉज हम सबको पता है कि उनका जो बेंच है वो बिल्कुल इट वाज रियली वीक। द बेंच वाज रियली वीक। एक तरफ वहाँ पे ग्रीलिश आ रहा है और मारिस आ रहा है और साथ में रिको लुइस और अकांजी जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं, और उधर आप देखो तो वो लुइस हॉल आ रहे हैं। नथिंग अगेंस्ट देम, बट आई थिंक वो इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं। दे आर गुड प्लेयर्स, लेकिन इतने अच्छे नहीं है जो बेंच वहाँ पर सिटी के पास है। इवन दो आई थॉट कि चुक्वामेका जो है उसका बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एस्टन विला से उसको साइन किया एंड ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चेल्सी प्लेयर्स। और राइट विंग पे जिस तरह वो लिंक अप प्ले कर रहा था, जिस तरह से वो ड्राइव कर रहा था बॉल के साथ, आई थिंक हिज बॉल प्लेइंग एबिलिटी, हिज टेक्निकल एबिलिटी टू गेट पास्ट दैट प्रेस, जो कि मैनचेस्टर सिटी जो प्रेस इन्वॉल्व कर रही थी और इनवाइट कर रही थी प्रेस, तो उस प्रेस के अंदर से निकल जाना अपनी टेक्निकल एबिलिटी के बलबूते पे, आई थॉट दैट वाज समथिंग जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंट वाला फुटबॉलर ही कर सकता है। एंड ही हैड अ रियली गुड गेम। ज़करिया का मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का नाम ज़करिया शो होता अगर चेल्सी जो है वो यहाँ से पॉइंट निकाल के ले जाती, लेकिन दैट वाज नॉट टू बी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ज़करिया वाज मैन ऑफ द मैच। ग्राउंड जिस तरह से उसने कवर किया, हिज पासिंग एबिलिटी, हिज पासिंग रेंज, हिज विजन टू गेट दैट थ्रू पास, और फास्ट पास निकलता है उसका, तो मुझे वो बहुत अच्छा प्लेयर लगा। नॉटिंघम के ख़िलाफ़ उसकी बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी ज़करिया की, वो गेम मैंने पूरी बैठ के देखी थी, बट इन दिस गेम ही वाज अ टोटली डिफरेंट पर्सन। सेंट्रली बिल्कुल क्लॉग अप करके रखा हुआ था चेल्सी ने, इसीलिए कोई पेनिट्रेशन नहीं हो पा रही थी। मुझे ऐसा फील हुआ फर्स्ट हाफ में, आप कह लो कि फोर्डन जो था वो बहुत ज़्यादा नैरो खेल रहा था, वो इतनी विड्थ प्रोवाइड नहीं कर रहा था लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि आइसोलेट हो गया था फोर्डन। एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा फिर आप कह सकते हो कि क्रेडिट जाता है स्टर्लिंग, तो खैर 5 मिनट में इंजर हो गया था, लेकिन एस्पिलिक्वाटा हैड अ गुड गेम इन द फर्स्ट हाफ वर्सेस फोर्डन, और टू सम एक्सटेंट उसने उसको रोक के रखा हुआ था। और राइट साइड पे ज़करिया जो था वो उसके साथ खेल रहा था, तो वो मुझे लगा कि बहुत अच्छी पार्टनरशिप, एक डिफेंसिव पार्टनरशिप बनी हुई थी, जिसने फोर्डन को मेरे ख्याल से वो टू सम एक्सटेंट फोर्स कर रहे थे
कि फोडन जो है वो सेंट्रल पोजीशंस में आने की कोशिश करे और उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन भी है कि वो सेंट्रल पोजीशंस में आए। चेल्सी की ना मैं थोड़ी सी इंजरी लिस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि दे हैव बीन वेरी वेरी अनलकी एंड आई थॉट कि स्टर्लिंग का इंजर हो जाना, स्टर्लिंग 5 मिनट के बाद चला गया, उसके बाद वी नो कि क्रिस्टियन पुलिसिच वो इंजर हो गया, वो फिर 22 मिनट के बाद चला गया। तो आई थॉट कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि बहुत ज़्यादा अनलकी था। और फिर उसके बाद ओबामेयांग को ले आना वो एक मिस्टेक थी मुझे लगता है मैनेजर की तरफ से, ग्रैहम पॉटर की वो मिस्टेक थी। ओबामेयांग हैड अ शिट शो, ही हैड अ हॉरर शो। ओबामेयांग को नहीं लाना चाहिए था बिकॉज ना वो लिंकअप प्ले कर पा रहा था, ना अगर जकरिया कोई थ्रू बॉल भी देने की कोशिश कर रहा था या कोवासिच कोई थ्रू बॉल देने की कोशिश कर रहा था, वो उसको रीड ही नहीं कर पा रहा था, कोई तालमेल नहीं बन रहा था, कोई आप नहीं कह सकते टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो। तो कोई वो नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ कि देयर वॉज एब्सोल्युटली नो प्रॉपर रीडिंग ऑफ द गेम बाय हिम, और वो डीप ड्रॉप इन भी नहीं कर रहा था, और अगर कर भी रहा था तो ही वॉज यूजलेस। तो ज़ियेक वॉज ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ विड्थ फॉर हिम, और जकरिया भी कोशिश कर रहा था कि राइट साइड पे ओवरलोड करे, लेकिन नहीं भाई, उससे नहीं हो रहा था। इट वाज अ टोटल शिट शो फ्रॉम ओबामेयांग। उससे बेहतर था कि अगर आप कॉनर कैलेगर को ले आते मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा अफेक्टिव होता, और वो ज़्यादा स्टर्लिंग की जगह ले आते या पुलिसिच की जगह ले आते, वो मेरे लिए ज़्यादा अफेक्टिव एक सब्स्टिट्यूशन होती। लेकिन अब आप सारा जो है ना, ऑब्वियसली जब आप हारते हो तो आप एक बंदे को कहते हो कि यार ये स्केप गोट है या ये स्केप गोट है। और दूसरा मुझे लगता है कि इतने यंग प्लेयर्स थे बेंच पे, यही मसला है लिवरपूल के साथ भी और चेल्सी के साथ भी, दोनों के प्लेयर्स इंजर हैं और दोनों अपने यंग प्लेयर्स पे, जो यंग कंटिजेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिस्टमैटिक वे के साथ अगर आप देखो तो जो सक्सेसफुल टीम्स होती हैं उनके लिए ये होता है कि एक यंग प्लेयर आएगा और वो एक आपकी स्क्वाड के अंदर या आपकी प्लेइंग 11 में एडिशन लेकर आएगा, कुछ नया लेकर आएगा, डायनामिक चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पर दोनों जो क्लब्स हैं लिवरपूल चेल्सी 5-5 यंगस्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि वो उनको किसी तरह 3 पॉइंट्स निकाल के दे दें, तो ये नहीं होने वाला, इस तरह नहीं हो सकता। बोथ द क्लब्स हैव बीन रियली अनलकी एज फार एज द इंजरीज आर कंसर्न्ड। मुझे चेल्सी का नहीं पता कि डॉक्टर की क्या सिचुएशन है, पता नहीं आप लोगों का डॉक्टर है या नहीं है, लेकिन लिवरपूल का तो बिल्कुल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। डॉक्टर गुलाटी भी नहीं है हमारे पास। तो ये है कि इट्स वेरी वेरी अ प्रिकेरियस सिचुएशन टू से द लीस्ट। अगर आप बेंच पे देखो तो रीस जेम्स इंजर्ड है भाई, कांटे इंजर्ड है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन प्रीमियर लीग। फिर बेन चिलवेल इंजर है, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लॉफ्टस चीक भी इंजर है, वो भी एक बड़ा अच्छा स्क्वाड प्लेयर साबित हो सकता है चेल्सी के लिए इस सीज़न। मैं समझता हूँ फोफाना इंजर्ड है, जिसको आप बैक 3 में या बैक 4 में यूज़ कर सकते हो। एंड ब्रोहा जो था उसका काफ़ी अच्छा सीज़न जा रहा था सीज़न के शुरू में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब आपको रिस्पाइट नहीं मिल रही अटैकिंग थर्ड में या फाइनल थर्ड में, और सिर्फ 2 शॉट्स ऑन टारगेट होना और 0 बिग चांसेस क्रिएट किए चेल्सी ने, 0 बिग चांसेस, जबकि उन्होंने 3 बिग चांसेस क्रिएट किए सिटी ने। तो ये एक बहुत ही वरिंग सिचुएशन है। और ऊपर से चेल्सी के 20 गोल्स हैं अभी तक, हालैंड के 21 हैं। एक क्लब के 20 गोल हैं, एक प्लेयर के उससे ज़्यादा हैं। तो एंड इट्स अ बिग क्लब, चेल्सी इज़ अ बिग क्लब मैन, वी ऑल नो दैट। तो एक टॉप 6 का क्लब का ऐसा स्टैट होना, आई थिंक दिस इज़ डिज़ास्टर। और प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने जब आपका ट्रांसफ़र बैन बंद हुआ है तो आपने ये सोचा है कि भाई अब हमारा ट्रांसफ़र बैन हट गया, तो हम अचानक से इस प्लेयर को भी पकड़ लो, उस प्लेयर को भी पकड़ लो, लेट्स साइन एवरीवन। लेकिन कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, कोई क्लियर आइडेंटिटी नहीं है, कोई क्लियर प्लान नहीं है कि उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। और ये प्लेयर्स अगर सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम में खेलेंगे किधर? मुझे नहीं लगता कि कोई ये सोच रहा है चेल्सी के डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल या उनके स्टाफ में या उनके बैकरूम चैनल में। तो इट्स बैफलिंग, क्योंकि जो आपका प्लेयर आ रहा है या तो वो इंजर होता जा रहा है या वो आपके सिस्टम में बैठ ही नहीं पा रहा, जैसे ओबामेयांग। इस स्क्वाड में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि सिस्टम के अंदर, पॉटर के सिस्टम में बैठते ही नहीं है। ओबामेयांग तो पॉटर का प्लेयर भी नहीं था बाय द वे, वो तो टुखल का प्लेयर था। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और ये प्लानिंग कर कौन रहा है? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है वो नहीं है, वो साफ क्लियर नज़र आ रहा है। प्रॉपर प्लेइंग 11 नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेशन कोई एक सेटल्ड नहीं है कि मैनेजर को पता हो कि मैंने इस प्लेइंग 11 या इस सेटल्ड फॉर्मेशन के साथ खेलना है, वो भी नहीं है। और ये थोड़ा बहुत लिवरपूल के साथ भी है, ये फॉर्मेशन वाला जो चक्कर है, और पर्सनल वाला इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को भी इंजरीज़ और हम लोगों को भी इंजरीज़ ने हिट किया हुआ है। तो एक कोविड-19 की तरह इंजरीज़ ने हमें हिट किया हुआ है। तो ये सीन है, बट आई होप कि कोई बेहतरी आएगी। और मैं आपसे मिलता हूँ अब अगली वीडियो में, एंड अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू गिव इट अ लाइक एंड कमेंट एंड गिव इट अ सब्सक्राइब, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ठोक दो भाई, ठोक दो।
मैं आपसे फिर मिलता हूँ एंड या अपना ख्याल रखें। हस्तला विस्ता।